हेलो फ्रेंड, आइए एक गुप्त वंश का जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। गुप्त वंश का जो बचा हुआ पार्ट है उसमें है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से इस के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में ये कहा जाता है इसके जो शासन का टाइम है वो 375 से लेके 415 375 से लेके 415 ईस्वी तक इसने शासन किया। जहाँ तक चंद्रगुप्त द्वितीय की बात है तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न उपाधियां धारण की थी, जिसमें पहला देवगुप्त, दूसरा देवराज, तीसरा देवश्री। तो देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ये पूछा जा सकता है कि देवगुप्त, देवराज और देवश्री की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जैसा कि इसके नाम के आगे लगा हुआ है विक्रमादित्य, ये इसका नाम नहीं है बल्कि इसकी उपाधि है। तो जानते रहिएगा, जब भी अगर कभी पूछे कि विक्रमादित्य क्या चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम होता है, तो नाम नहीं बल्कि इसकी उपाधि होती है। तो विक्रमादित्य भी इसकी उपाधि थी। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ये शासक था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गुप्तों में किसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। और कृतसन्य पृथ्वी जय, वहाँ पर हमने देखा समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त ने धरणी बंध की उपाधि धारण की थी। धरणी बंध का मतलब होता है कि समस्त पृथ्वी को बांधने वाला, धरणी बंध। लेकिन इसकी उपाधि है कि कृतसन्य पृथ्वी जय, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। वो पृथ्वी को बांधने वाला होता है, लेकिन ये पृथ्वी को जीतने वाला। तो ये जानते रहिएगा, जब आएगा ये क्वेश्चन कि किसने संपूर्ण पृथ्वी को बांधा, तब हो जाएगा समुद्रगुप्त। और किसने संपूर्ण पृथ्वी की विजय की, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, इस बात को जानते रहिएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए इसके इतिहास जानने के साधन, वो ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिसके माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ तक इसके इतिहास जानने के साधन की बात है, तो इसके इतिहास जानने के साधन में साहित्यिक और अभिलेखिक दोनों साक्ष्य हैं। तो बात अगर साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत करें तो पहला आएगा कालिदास के ग्रंथ, ये हो जाएगा आपका साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य, कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। जैसे कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, 10 कुमार चरितम, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की जिससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे ग्रंथों से जो है इनके बारे में, कालिदास के ग्रंथों से इनके इतिहास जानने संबंधी जानकारी हमें मिलती है। दूसरा है विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त ने 2 ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से थे? तो एक था विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा था मुद्रा राक्षस। तो जब कभी आपको से पूछे कि विशाख दत्त की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं, पहला हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त की रचना है। और देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त की कथा के बारे में भी जानकारी मिलती है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास संबंधी जानकारी भी इसमें मिलती है। और फाहियान ने ग्रंथ लिखा। फाहियान के ग्रंथ का क्या नाम था? तो फाहियान के ग्रंथ का नाम था फोको की। ये फाहियान के ग्रंथ का नाम है। और इससे भी जो है
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फाहियान चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था तो इसने इसके बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिससे इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जानते रहिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फूको की किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा फाहियान की। फूको की किसकी रचना है, तो फूको की फाहियान की रचना है, ये जानते रहिएगा। अगला अब आइए देखते हैं। अभी तो हमने बात करी किसकी, साहित्यिक साक्ष्य की। ये जो जितने भी सारे साक्ष्यों के बारे में हमने बात करी वो कैसे साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य। अब आइए थोड़ा सा पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेखों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पहला है मथुरा शिलालेख। पहला है मथुरा शिलालेख, मथुरा शिलालेख, और दूसरा है मथुरा स्तंभ लेख। देखिए शिलालेख और स्तंभ लेख में क्या अंतर होता है ये जान लीजिए। शिला का मतलब होता है पत्थर, स्तंभ का भी मतलब होता है पत्थर, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है शिला का अर्थ होता है छोटे पत्थर और स्तंभ का होता है अर्थ बड़े पत्थर। शिला मतलब छोटा पत्थर, जैसे ऐज ए किलोमीटर की तरह लगाया जाता है, ये छोटा सा जो पत्थर होता है इसको शिला कहते हैं, और ये स्तंभ इस तरीके से स्तंभ होता है, जानते रहिएगा। ये बड़ा सा बिजली के खंभे के जैसा जो होता है इसको क्या कहते हैं, स्तंभ। इसी में जो सारी बातें लिखी हो उस काल के बारे में। देखिए जो अभिलेखिक साक्ष्य होता है वो सबसे एथेंटिक माना जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि उस समय के बारे में लिखा गया विवरण, लिखित विवरण मिल रहा है ना, तो इसलिए जो है इसको एथेंटिक माना जाता है। तो जब भी बात शिलालेख और स्तंभ लेख की आएगी तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको चित्र के माध्यम से समझा दिया है। तो जब आपका दिमाग चित्र पर जाएगा तो शिला और स्तंभ लेख का अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शिला का अर्थ होता है छोटे पत्थर और स्तंभ का अर्थ होता है बड़े पत्थर। तो स्तंभ बिजली के खंभे के नुमा होते हैं, उसी पे सारी बातें लिखी होती हैं, वो इतिहास जानने का एक साधन हो जाता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा स्तंभ लेख और शिलालेख में क्या अंतर है। अगला है उदयगिरी लेख। उदयगिरी से प्राप्त जो लेख है उससे भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और फिर उसके बाद है सांची लेख, फिर है मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। मेहरौली के लौह स्तंभ से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि मेहरौली में चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख हुआ है, और वो चंद्र का जो समीकरण किससे स्थापित किया जाता है, तो कुछ विद्वानों ने चंद्र का समीकरण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ, और कुछ लोगों ने जो है समुद्रगुप्त के साथ उसका समीकरण स्थापित किया है। लेकिन ये माना जाता है कि ये चंद्र कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही था। ठीक है, अगला है इसके बारे में जानकारी हमें इसके स्वर्ण सिक्के, रजत यानी चांदी के सिक्के और ताम्र सिक्के से भी इसके बारे में पता चलती है। बात सिक्कों की आती है तो इसने कई प्रकार के सिक्के चलाए, जैसे इसने गरुड़ प्रकार के सिक्के, व्याघ्र प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, पर्यंक प्रकार के सिक्के, पर्यंक प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के आदि आज इसमें सिक्के चलाए। गरुड़ प्रकार के सिक्के तो गरुड़ तो इनका राजचिन्ह हुआ करता था गुप्तों का। ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो व्याघ्र प्रकार के सिक्कों पर बाघ का शिकार करते हुए अंकित किया गया है, इसीलिए इसको व्याघ्र प्रकार का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, राजा को हाथ में धनुष और बाण लिए दिखाया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि राजा जो है युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। धनुर्धारी प्रकार के
पर्यंक प्रकार की। ये किस प्रकार का सिक्का है? पर्यंक प्रकार। पर्यंक में मतलब राजा को पलंग पर बैठे हुए दिखाया गया है, तो इससे पता चलता है ये पर्यंक प्रकार के सिक्के हैं, आराम की मुद्रा में होगा। परशु प्रकार के सिक्के, हाथ में फावड़ा लिए दिखाया गया है। छत्र प्रकार के सिक्के, छत्र प्रकार के सिक्के, इसमें एक बौना नौकर है जो राजा के सर पे छतरी लगाए हुए है, तो इस प्रकार के सिक्के से भी इसके बारे में प्राप्त होते हैं। तो ये जानते रहिएगा, ये सारे प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि छत्र प्रकार के सिक्के किसने चलाए, पर्यंक प्रकार के सिक्के किसने चलाए। चूंकि गरुड़ प्रकार के सिक्के और व्याघ्र प्रकार, धनुधारी प्रकार, ये तीनों प्रकार के सिक्के ऑलरेडी वो समुद्रगुप्त चला चुका है, तो इसमें जो अंतर है मुख्य वो है पर्यंक प्रकार का, छत्रधारी प्रकार का। ठीक है, तो ये दोनों मुख्य अंतर है, इन दोनों को जानते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं इनके वैवाहिक संबंधों के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा, इसने कुबेर नागा के साथ विवाह किया था, नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा। और इसी नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। पूना ताम्रपत्र इसी का है। अगर ये कहे कि पूना ताम्रपत्र लेख किसका है तो प्रभावती गुप्ता का। पूना ताम्रपत्र लेख, इसी में विष्णु वित्री गोत्र का उल्लेख मिलता है। पूना ताम्रपत्र किसका है तो प्रभावती गुप्ता का। ये नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री थी। और दूसरा वैवाहिक संबंध इसने किसके साथ स्थापित किया तो दूसरा वैवाहिक संबंध इसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। चूँकि प्रभावती गुप्ता का विवाह इसने इसलिए किया क्योंकि ये शकों का उन्मूलन करना चाहता था, और शकों का उन्मूलन करने के लिए ही वाकाटकों से संबंध बनाना अति आवश्यक था, और इस संबंध के माध्यम से वाकाटकों का इसको सहयोग प्राप्त हो जाता। और ये कहा जाता है कि शकों के खिलाफ लड़ते हुए ही वाकाटक नरेश रुद्रसिंह द्वितीय की मृत्यु हुई थी। तो ये जानते रहिएगा, इसका दूसरा वैवाहिक संबंध किसके साथ हुआ तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। तीसरा वैवाहिक संबंध इसने कहाँ बनाया तो तीसरा वैवाहिक संबंध इसने कदम वंश के शासक काकुत्स्थ्य वर्मन की पुत्री के साथ। काकुत्स्थ्य वर्मन कदम वंश का शासक होता है काकुत्स्थ्य वर्मन, और इसी की पुत्री के साथ इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। किसका तो कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य, नीचे लिख दे रहे हैं कुमारगुप्त ब्रैकेट में महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य उसी से उत्पन्न पुत्र था। तो ये जानते रहिएगा। तो वैवाहिक संबंधों की बात करी जाएगी तो ये बता सकते हैं आप, इसमें इस तरीके से वैवाहिक संबंध बनाए। आइए अब इसके विजयों को थोड़ा सा देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों की बात करें तो इसने सिंधु के पार बाहलिकों की विजय की थी। बाहलिक यानी बल्ख के शासकों को इसने पराजित किया। पूर्वी बंगाल की विजय की इसने, पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों को भी इसने जीता। ठीक है, और उसके बाद इसने मालवा सौराष्ट्र के शकों के शासकों को भी पराजित किया। और इसका जो संधि विग्रही था वीरसेन साव, ठीक है, वीरसेन साव, इसका ये आपको पूछ सकता है कि इसका संधि विग्रही कौन था तो इसका संधि विग्रही
वीरसेन साव होता है। वीरसेन साव जानते रहिएगा इसके बारे में। और गुजरात के और काठियावाड़ के जीतने के उपलक्ष्य में ही इसने यहाँ के शकों का उन्मूलन किया था। और इसी को जीतने यहाँ का के शक का जो शासक होता है वो होता है रुद्र सिंह तिथि। रुद्र सिंह तिथि ये आखिरी शक शासक होता है। तो इसी को कार्दमक वंशी शासक होता है ये। तो इसी को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए। तो किसकी विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए? तो ये शकों की विजय के उपलक्ष्य में ही इसने चांदी के सिक्के चलाए। ये जानते रहिएगा। महरौली के लौह स्तंभ में इसके नाम का एक उदाहरण, एक उल्लेख मिलता है। चंद्र नाम के शासक का उल्लेख किया गया है। ये कहा गया है कि चंद्र नामक शासक होता है जो समस्त पृथ्वी को जीतकर एक विशाल भूभाग पे शासन करता है, एक शक्तिशाली शासक होता है। तो हो न हो जिस शक्तिशाली शासक की बात की जा रही है, क्योंकि इसकी एक उपाधि कृत्स्न पृथ्वी जय मिलती है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जिस महरौली के चंद्र की बात की गई है वो चंद्र कोई और नहीं बल्कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही था, जिसने जो है इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया और एक विशाल एरिया में इसने शासन किया। ठीक है। जहाँ तक इसकी विजयों की बात है, इसके विजयों के साथ साथ इसके अन्य कार्यों के लिए भी इसे जाना जाता है। ये साहित्य का प्रेमी भी था और इसके दरबार में जो है 9 रत्न निवास करते थे। 9 रत्न। तो ये पूछा जा सकता है कि इसके दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। तो 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में निवास करते थे। 9 रत्न मेडुअल हिस्ट्री में जब बात करें तो वहाँ पर भी अकबर के दरबार में भी 9 रत्नों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो 9 रत्न है, पहला है अमर सिंह। ये क्या होता है? अमर सिंह कोषकार होता है। ये अमर सिंह जो होता है ये कोष की देखरेख करने वाला होता है। कोष, खजाना। तो ये कोषाध्यक्ष होता था, कोष की देखरेख करने वाला अधिकारी हुआ करता था। वरामिहिर, वरामिहिर नक्षत्र शास्त्री या खगोल शास्त्री था। वरामिहिर क्या था? नक्षत्र शास्त्री या खगोल शास्त्री। नक्षत्र शास्त्री या खगोल शास्त्री ये कौन था? तो वरामिहिर था। और वरुचि क्या था? तो वरुचि व्याकरणाचार्य था, व्याकरण का कवि था। तो ये आपसे पूछे कि कौन व्याकरण का कवि था, तो हो जाएगा वरुचि, ये व्याकरण। और वरामिहिर नक्षत्र शास्त्री या खगोल शास्त्री था। शंकु ये क्या था? वास्तुकार, वास्तुकार। शंकु क्या था? तो शंकु था वास्तुकार, भवन निर्माण वगैरह के बारे में, वास्तुकला के बारे में विशेष जानकारी इसको थी। शंकु वास्तुकार था। और बेताल भट्ट, बेताल भट्ट क्या था? जादूगर, जादूगर। जादूगर अगर आपसे कहे कि जादूगर कौन था, तो बेताल भट्ट ये जादूगर था। घट करपर, घट करपर क्या था? घट करपर ये कूटनीतिज्ञ था, चाणक्य की तरह कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ था ये। और कालिदास कवि थे, कालिदास। ठीक है। तो 9 रत्न इसके दरबार में थे। कौन कौन से थे? कालिदास, कालिदास, इसमें कालिदास का नाम नहीं है, ये नोट कर दे रहे हैं। कालिदास, कालिदास ये कवि थे कालिदास। तो कालिदास, अमर सिंह, वरामिहिर, वरुचि, शंकु, बेताल घट, घट करपर, ये इसके 9 रत्न। छपड़क, छपड़क का नाम इसमें नहीं लिखा हमने, तो ये जानते रहिएगा। छपड़क जो था वो ज्योतिषी था। छपड़क, छपड़क ये क्या था? तो ज्योतिषी, ज्योतिषी छपड़क। तो 9 हो गए 9 रत्न इसके दरबार में। ठीक है। तो ये इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये यहाँ से है, ये देखिए हमने लिखा था उसमें ध्यान नहीं दिया। ये है कालिदास और ये है छपड़क। धन्वंतरी,
धन्वंतरी क्या होता है? चिकित्सक, चिकित्सक। तो ये इसके नवरत्न हो गए, कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, वरामिहिर, वर्ची, शंकु, वेताल भट्ट और घटकरपर। ये इसके नवरत्न हैं कालिदास के दरबार में जो निवास करते थे। तो यहाँ से अब कालिदास के शासन काल, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में निवास करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में ही फाहियान भारत आया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा फाहियान। फाहियान भारत आया था और इसी ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में का उल्लेख किया है, गुप्त साम्राज्य को समृद्धशाली बताया है। तो इसका ग्रंथ का नाम फोकोकी था, फोकोकी इसके ग्रंथ का नाम है, उसी में इसका उल्लेख किया है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो ये जानते रहिएगा, जब भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित जो भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो कैसे क्वेश्चन आएंगे तो ये जानते रहिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहला तो इसके शासन का टाइम पूछेगा, तो टाइम बता सकते हैं। ये पूरा टाइम है इसका शासन का 335 से 75 से लेके 415 तक। और उपाधियों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसकी जितनी सारी उपाधियां हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाधियां हैं। देवराज, देवगुप्त, देवश्री, ये तीनों उपाधियां पूछी गई हैं। देवराज या देवगुप्त की उपाधि कौन धारण करता था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा नाम क्या था? तो हो जाएगा, चूंकि विक्रमादित्य इसकी उपाधि है और किसकी विजय के उपलक्ष्य में, तो शकों की जब इसने विजय की तो चांदी के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य की भी इसने उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुप्तों में सबसे पहले किसने परम भागवत की उपाधि धारण की। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिविल में भी आया हुआ है, ये पीसीएस एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कृतसन्य पृथ्वी जय, इसका अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। ये किसने धारण किया था? तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अब इसके वैवाहिक संबंधों से पूछ सकता है कि इसने किस नागवंशी राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध बनाया था। तो हो जाएगा कुबेर नागा। कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री का क्या नाम था? अगर ये पूछता है तो हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता का विवाह इसने किसके साथ किया? तो इसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसने प्रभावती गुप्ता का विवाह किया, ये जानते रहिएगा। और कदम वंश के काकुत्स्थवर्मन की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके साथ किया था? तो अपने पुत्र कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य के साथ किया था। ये इसके वैवाहिक संबंधों से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको जानते रहिएगा। वैवाहिक संबंधों से 100% क्वेश्चन आना है। और मेहरौली के जो चंद्र का उल्लेख का तादाद में किसके साथ किया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो भी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ किया जाता है। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है पूछता है, तो दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास में है। तो ये जानते रहिएगा अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर उसके बाद इसके इतिहास जानने के साधन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप बता सकते हो, इसके बारे में जानने का साधन हमें मेहरौली का लौह स्तंभ, कालिदास के ग्रंथ विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, और किसके समय में फाहियान भारत आया, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में इसके दरबार में आया था। ठीक है। और नवरत्नों के बारे में पूछा जाए, नवरत्न कौन कौन से थे इसके दरबार में, नवरत्न किसके दरबार से संबंधित हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। कालिदास किसका दरबारी कालिदास किसके दरबार से संबंधित था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे चीन भेजा था, वहीं एक जगह जाके इसने कौंतलेश्वर दत्त नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो जानते रहिएगा। और इसके समय का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो हो जाएगा धन्वंतरी। या धन्वंतरी किसका चिकित्सक था, किसके दरबार का चिकित्सक था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। ठीक है। तो ये, और इसके सिक्कों से भी क्वेश्चन आएंगे। सिक्कों से आप बता सकते हैं छत्रधारी प्रकार के सिक्के या पर्यंक प्रकार के सिक्के किसने चलाए? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और
किसने गुप्तों में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में। किसकी विजय के? तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में। तो यहाँ तक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों पर भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद देखते हैं कुमारगुप्त के बारे में बात करते हैं। आइए अब देखते हैं कुमारगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला जो शासक होता है वो होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम होता है। बात अगर इसके शासन टाइम की जाए तो इसने 415 से लेके 455 ईस्वी तक शासन किया। ये इसके पूरे शासन का टाइम है, ये जानते रहिएगा। ये कहा जाता है कि गुप्तों में इसने सबसे ज़्यादा अधिक समय तक यानी सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक होता है। गुप्तों में सबसे अधिक समय तक इसने शासन किया था। जब भी पूछा जाए कि आप उसको डेटिंग देख के आप निकाल सकते हो। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी यानी ध्रुव स्वामिनी का पुत्र था। तो जब भी आपसे पूछा जाए ये किसका पुत्र था, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन सिविल में आया हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको भी हम मान सकते हैं। क्योंकि किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का के अन्य पुत्री भी थी, जैसे अन्य पत्नी जैसे कुबेर नागा भी थी। तो इसलिए इसको भी जानते रहिएगा किसका पुत्र था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय प्लस ध्रुव देवी यानी ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी से उत्पन्न ये पुत्र था। ठीक है। इसकी उपाधि की बात की जाए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ये शासक बना, और इसकी उपाधि की जहाँ तक बात की जाए, इसकी उपाधि महेंद्रादित्य, परम भागवत, शक्रादित्य, ये इसकी उपाधि है। उपाधियों से भी ये क्वेश्चन आता है। तो जब भी अगर उपाधियों के बारे में इसके पूछा जाए कि महेंद्रादित्य किसकी उपाधि थी, तो आप बता सकते हो कि महेंद्रादित्य जो है वो कुमारगुप्त द्वितीय प्रथम की उपाधि थी। ठीक है। और परम भागवत से ये पता चलता है कि ये किस धर्म का अनुयायी था। तो इस बात से ये खबर मिलती है कि ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और परम भागवत की उपाधि इसने भी धारण की थी। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण करी, और वैसे ही इसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। जहाँ तक कुमारगुप्त द्वितीय महेंद्रादित्य के इतिहास जानने के साधन की बात है, तो इसके इतिहास जानने के साधन में ये कहा जाता है कि पूरे गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख इसी के मिलते हैं, सबसे ज़्यादा अभिलेख। और इसीलिए ये कहा गया इसके अभिलेखों से इसके इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो पहला है गढ़वा लेख, और दूसरा है मंदसौर अभिलेख। गढ़वा लेख इलाहाबाद में है, और इससे जो है कुमारगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख ये कहा जाता है, इसी मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी रेशम बुनकरों का उल्लेख हुआ है। तो आपसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये पूछे कि तंतुवाय श्रेणी या रेशम बुनकरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तंतुवाय श्रेणी लिख दे रहे हैं, तंतुवाय। ठीक है। तंतुवाय श्रेणी अर्थात रेशम बुनकर, रेशम बुनकर, तंतुवाय श्रेणी या रेशम बुनकरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ठीक है। करमदंडा अभिलेख, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि करमदंडा अभिलेख किसका है। अगर ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा कि करमदंडा अभिलेख कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त प्रथम का करमदंडा अभिलेख है। सांची लेख, उदयगिरी लेख और तुमैन लेख, इससे भी पूछा जाता है कि तुमैन लेख किसका है। तुमैन और करमदंडा, मैं टिक लगाता जा रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तुमैन लेख और इधर करमदंडा लेख, ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि किसके लेख, किसके ये सब अभिलेख हैं। तो ये आप बता सकते हो कि ये दोनों किसके हैं? कुमारगुप्त प्रथम के हैं। और इसने कुछ सिक्के चलाए, जैसे स्वर्ण सिक्के, रजत और ताम्र सिक्के इसने चलाए।
इसके सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके सिक्के पर गरुड़ के स्थान पर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि गरुड़ के स्थान पर किसकी आकृति मिलती है, तो मयूर की आकृति मिलती है, ठीक है। गरुड़ के स्थान पर इसने मयूर की आकृति के सिक्के चलाए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मयूर की आकृति के सिक्के किसने चलाए। अश्वमेध शैली के भी इसने सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो अगर अश्वमेध गुप्तों में बात की जाए कि अश्वमेध शैली के सिक्के किसने चलाए, तो दो ही शासक हैं जिसने अश्वमेध शैली के सिक्के चलाए। एक तो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम और दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ये दो ऐसे शासक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। और उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के से। तो इन्होंने सिक्के चलाए, तो याद रखिएगा किसी अभिलेख से इनके बारे में ये जानकारी नहीं मिलती कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, बल्कि इनके सिक्कों से पता चलता था कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। सिक्कों पर इनको अश्वमेध करते हुए एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया है और उस हवन कुंड में अग्नि को आहूत करते हुए, अग्नि में आहुति डालते हुए, और बगल में एक यूप पर घोड़ा बंधा हुआ है। तो इसको देखकर सिक्के के अग्रभाग पे ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक यूप है और यूप में घोड़ा बंधा हुआ है और एक हवन कुंड बनाया गया है। हवन कुंड में जो है राजा जो है कुछ सामग्री डाल रहा है, हवन करते हुए उसको दिखाया गया है। तो इस आधार पर ये कहा जाता है कि राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये जानते रहिएगा, दो ही शासक हैं। और इसके सिक्के जो है व्याघ्र बल पराक्रम, व्याघ्र बल पराक्रम, व्याघ्र बल पराक्रम के बारे में ये कहा जाता है कि व्याघ यानी बाघ के समान बल वाला। तो ये कहें कि व्याघ्र बल पराक्रम यानी व्याघ के समान बल वाला शासक किस गुप्त शासक, किस गुप्त नरेश को कहा जाता है, तो हो जाएगा कुमारगुप्त को, व्याघ के समान बल वाला शासक, ठीक है। गजारोही, इसने गजारोही प्रकार के भी सिक्के चलाए, तो जानते रहिएगा। खड्गधारी, राजा को खड्ग का मतलब होता है तलवार, राजा को तलवार की मुठिया पे हाथ रखे हुए दिखाया गया है, तो ये जानते रहिए। खड्ग प्रकार, खड्गधारी, खड्ग निहंता, खड्ग निहंता प्रकार के भी सिक्के इसने चलाए, ये जानते रहिएगा। जहाँ तक अभी तो बात इसके सिक्कों की हुई, तो ये सारे सिक्के, ये देखिए दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक मयूर की आकृति के सिक्के, दूसरा खड्गधारी। खड्ग का मतलब होता है तलवार, तो राजा को तलवार की मुठिया पे रखे हुए हाथ, अपना हाथ तलवार की मुठिया पे रखा है, तो इस प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने चलाए थे, ठीक है। जहाँ तक इसके युद्ध की बात है, किसका युद्ध किसके साथ हुआ है, हाँ, तो इसके समय में पुष्यमित्र नामक एक जात ने आक्रमण किया था। तो पुष्यमित्र नामक जातियों ने इसके समय में आक्रमण किया और इसको पुष्यमित्र नामक जातियों के खिलाफ इसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित किया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके समय में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था, तो वो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के समय में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था। और इसी के समय में कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नालंदा विश्वविद्यालय जो शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था, तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त या शक्रादित्य ने की थी। तो कुमारगुप्त की उपाधि है शक्रादित्य, तो जानते रहिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। भारत के दो प्राचीन शिक्षा केंद्रों में इसका भी नाम है, एक तक्षशिला, दूसरा नालंदा। तो ये किस धर्म की शिक्षा से जुड़ा हुआ था, तो बौद्ध धर्म। अच्छा, थोड़ा सा और डीप में चला जाए कि बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। किसकी, तो महायान
बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी और ये कहा जाता है कि इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया होती थी बड़ी टफ होती थी। 10 लोगों का प्रवेश प्रक्रिया का जब वो एंट्रेंस लिया जाता था तो उसमें से मात्र 2 से 3 ही लोग उस प्रवेश प्रक्रिया में सफल हो पाते थे। तो बड़ी टफ थी और बहुत दूर दूर से जो है विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा के अध्ययन के लिए आया करते थे। तो इसका कुमारगुप्त के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुमारगुप्त से आपको देखनी होंगी। इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़िए, याद करेंगे। हर एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन यहाँ से 100% बनते हैं। अब इसके बाद अगला है स्कंदगुप्त। आइए कुमारगुप्त के बाद अब चर्चा करते हैं आगे स्कंदगुप्त के बारे में। आइए अब कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का लड़का होता है। जहाँ तक इसके शासन की बात है तो 455 से लेके 455 से लेके 467 तक इसने शासन किया। ये इसके शासन का टाइम है। इसकी उपाधि की बात की जाए तो इसकी उपाधि क्रमादित्य, शक्रादित्य, परम भागवत मिलती है। ये इसकी 3 उपाधियां हैं, याद रखिएगा, क्रमादित्य, शक्रादित्य और परम भागवत। ठीक है, तो ये इसकी उपाधियां हैं। जहाँ तक स्कंदगुप्त की बात है तो स्कंदगुप्त के इतिहास जानने के साधन की बात की जाए तो जूनागढ़ लेख, इंदौर ताम्रपत्र लेख, इसी इंदौर ताम्रपत्र में तैलिक श्रेणी का उल्लेख हुआ है। तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए एक तैलिक श्रेणी का उल्लेख यहीं पर हुआ है। ये जानते रहिए कि जब से पूछा जाएगा इसके बारे में तो आप बता सकते हो कि तैलिक श्रेणी का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। भीतरी लेख, ये पूछा गया है कि भीतरी लेख किसका है, तो आप बता सकते हो कि भीतरी लेख जो है वो स्कंदगुप्त का है। किसका है भीतरी लेख, तो स्कंदगुप्त का है। कहोम लेख, गढ़वा लेख, इसके बारे में भी आया हुआ है। गढ़वा लेख किसका है, तो ये इसी का है, स्कंदगुप्त का। गढ़वा और कहोम लेख, तो ये हैं इसके इतिहास जानने के साधन। और इसके बारे में जानकारी हमको सिक्कों से मिलती है। इसने स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के, स्वर्ण और रजत सिक्के चलाए। तो रजत सिक्कों पर ही परम भागवत की उपाधि मिलती है। तो अगर पूछे कि कहाँ इसके परम भागवत की उपाधि कहाँ मिलती है, तो इसके सिक्कों पर मिलती है, ये जानते रहिएगा। और राजलक्ष्मी की आकृति की इसने सिक्के चलाए। सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी, तो राजलक्ष्मी की आकृति के सिक्के इसने चलाए। वृषभ शैली की मुद्रा चलाई। वृषभ शैली, वृषभ का अर्थ जानते हैं क्या होगा, वृषभ का अर्थ होता है बैल। तो वृषभ की आकृति देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो इसमें ये पूछ सकता है कि वृषभ शैली की या वृषभ आकृति की मुद्रा किसने चलाई, तो आप बता सकते हो कि वृषभ शैली या वृषभ की आकृति की मुद्रा स्कंदगुप्त ने चलाई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थोड़ा सा अलग हटके है, इसलिए पूछा जा सकता है। और इसने कौशल, मेकल, मालवा आदि क्षेत्रों की विजय की। इसने हूणों के खिलाफ भी युद्ध किया। तो यहाँ तक इसके युद्ध की बात आएगी। तो ये चूँकि कौशल, मेकल, मालवा जैसे क्षेत्र जो जब कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है, तो कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद ये सारे क्षेत्रों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। मेकल, कौशल, मालवा जैसे क्षेत्रों ने इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो स्कंदगुप्त ने इन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। इन क्षेत्रों पर पुनः उसने अधिकार कर लिया। और स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। तो ये आपसे पूछा जाए कि किसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। और इन हूणों के आक्रमण से इसने
हूणों के आक्रमण को इसने विफल कर दिया, इनको पराजित कर दिया। और ये जो हूण आक्रमणकारी है तो कहीं कहीं कुछ जगह इसका नाम मिलता है खुशनेवाज। खुशनेवाज हूण आक्रमणकारी कौन था? तो खुशनेवाज हूण आक्रमणकारी था। और हूणों से भारत की रक्षा करने के कारण इसको भारत का रक्षक कहा जाता है। और किसने इसको भारत का रक्षक कहा? ये कहे तो हेमचंद्र। किसने कहा है? तो हेमचंद्र राय ने। हेमचंद्र राय, इन्होंने इसको भारत का रक्षक कहा। हूणों से भारत की रक्षा करने के कारण ही इसको भारत का रक्षक, क्योंकि हूणों को के आक्रमण को इसने विफल कर दिया था, इसीलिए इसको भारत का रक्षक कहा जाता है। तो यहाँ से स्कंदगुप्त से ये सारे क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में जानते रहिएगा। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ, तो आप बता सकते हो। और दूसरा, वृषभ शैली या वृषभ शैली की मुद्रा किसके ने चलाई, तो ये भी हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जानते रहिएगा। ये भी अपने समय का एक शक्तिशाली शासक होता है। और इसके बाद जो अगला शासक, स्कंदगुप्त के बाद जो अगला शासक होता है वो पुरुगुप्त होता है। 467 से लेकर 476 तक इसने शासन किया। और इस जहाँ तक इसकी माता का नाम है तो इसकी माता का नाम महादेवी या अनंत देवी मिलता है। माता का नाम क्या मिलता है? तो माता का नाम महादेवी या अनंत देवी मिलता है। और ये बौद्ध मतानुयायी था। नालंदा बौद्ध विहार को इसने दान दिया था। और विशेष इसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, एक इससे और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ये सर्वाधिक आयु में शासक बनने वाला शासक होता है। गुप्तों में ऐसा कौन सा शासक होता है जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उसके बाद शासक बनता है? तो अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा पुरुगुप्त। पुरुगुप्त की उम्र काफ़ी हो जाती है, उसके बाद ये शासक बनता है। तो पुरुगुप्त के बाद और इसके बारे में विशेष उपलब्धि के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो होता है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के बारे में ये कहा जाता है, इसके शासन का टाइम हमने लिख दिया है, 476 से लेकर 495 तक इसके शासन का टाइम है। और इसकी माता का नाम चंद्र देवी मिलता है। और इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज, परम भट्टारक महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की थी। ये बुद्धगुप्त भी बौद्ध मतानुयायी था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट के बन सकता है कि गुप्तों में कौन बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो बौद्ध मतानुयायी बुद्धगुप्त भी है और पुरुगुप्त, दोनों बौद्ध धर्म को मान्य। इसने भी नालंदा बौद्ध विहार को इसने भी दान दिया था, ये जानते रहिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और उसके बाद इसकी किसी विशेष उपलब्धि के बारे में जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। और इसके बाद जो अगला शासक होता है बुद्धगुप्त के बाद, नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य अगला शासक होता है 495 से 510। नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में ये कहा जाता है कि ये बुद्धगुप्त का छोटा भाई था। नरसिंहगुप्त बालादित्य ये बुद्धगुप्त का छोटा भाई था। और नरसिंहगुप्त बालादित्य के शासन काल में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। और वो हूण आक्रमणकारी कौन था? तो मिहिर कुल। हूण आक्रमणकारी कौन होता है? तो हूण आक्रमणकारी वो होता है मिहिर कुल। और मिहिर कुल ने जब आक्रमण किया तो नरसिंहगुप्त बालादित्य ने इसको पराजित करके बंदी बना लिया। जब पराजित करके इसको बंदी बना लेता है तो बाद में अपनी माता नायिका देवी के कहने पर इसने इसको छोड़ दिया। किसके कहने पर इसने हूण शासक मिहिर कुल को छोड़ा था? पूछ सकता है। तो अपनी माता नायिका देवी के कहने पे, नायिका देवी, जानते रहिएगा, ये नाम पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है। तो किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करके बंदी बना लिया था? तो नरसिंहगुप्त बालादित्य ने हूण शासक को पराजित करके बंदी बना लिया था। और इसके बाद अगला जो शासक होता है वो होता है भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में कुछ विशेष उपलब्धि नहीं है, बस ये है कि इसी के समय में हूणों से लड़ते हुए गोपराज नामक एक ब्राह्मण होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब गोपराज नामक ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो इसके मरने के बाद इसकी पत्नी सती हो जाती हैं। और सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है, एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख ये कब का है? तो 510 ईस्वी का है। 510 ईस्वी का एरण अभिलेख। सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किसमें मिलता है?
तो इसी एरड़ अभिलेख में मिलता है। कब का है? तो 510 ईस्वी का है एरड़ अभिलेख। सती प्रथा के बारे में, पति के मरने के बाद जब स्त्री उनकी चिता पे जल मरती है उसी को कहते हैं सती। पति के साथ जल मरना ही क्या कहलाता है? सती। तो जानते रहिएगा। और उसके बाद दो निर्बल शासक होते हैं, वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय। ये दोनों निर्बल शासक होते हैं। और इसके बाद इस वंश का जो आखिरी शासक होता है, इसके बारे में जरूर जानते रहिएगा, पूछा जाता है, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन होता है? तो गुप्त वंश का आखिरी शासक होता है विष्णुगुप्त, जिसने 550 के लगभग तक शासन किया। और इसी के साथ जो है गुप्त वंश की सत्ता का अंत हो जाता है। तो गुप्त वंश का आखिरी शासक पूछा जाएगा आपसे कौन था, तो आप बता सकते हो कि गुप्त वंश का आखिरी शासक जो होता है वो विष्णुगुप्त होता है। तो यहाँ तक गुप्तों से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे वो श्रीगुप्त से लेते हुए विष्णुगुप्त तक, इन सभी को आप अच्छे से देखिए। जो है यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। और ये गुप्त डायनेस्टी प्राचीन इतिहास की एक जो है इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल एग्ज़ाम से लेते हुए वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में जो है आप लोग गहन अध्ययन कीजिए। देखिए, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-4-10 क्वेश्चनों को देख लिया जाता है, लगे हाथ तो उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए, गुप्तों में अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा श्रीगुप्त। और इसके शासन का टाइम पूछेगा तो तीसरी शताब्दी कह सकते हैं, क्योंकि 240 इसके शासन का टाइम है। तो आप 240 अगर जैसे नहीं देता तो उसकी जगह आप तीसरी शताब्दी लिख सकते हो, या तीसरी शताब्दी उसमें लिख कर आता है तो भी उस पर टिक लगाएंगे तो सही आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन होता है? अगर ऐसा पूछा जाए कि श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन हुआ, तो घटोत्कच हुआ। और उसके बाद गुप्त वंश का पहला एज ए स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्तों में सबसे पहला ऐसा कौन सा शासक होता है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त राजवंश में ये पहला शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो ये जानते रहिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसी पे चर्चा कर रहे हैं। और गुप्तों में सबसे पहले किसने एक संवत चलाया है, जिसको गुप्त संवत कहा जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, गुप्त संवत चलाया है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्तों में गुप्त संवत चलाया। और गुप्त संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जान लीजिएगा कि गुप्त वंश की जो शुरुआत मानी जाती है वो 319 ईस्वी में मानी जाती है। कब मानी जाती है? तो 319 ईस्वी में गुप्त वंश में ये संवत की शुरुआत मानी जाती है। कुमार देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के विवाह के उपलक्ष्य में किस प्रकार के सिक्के चलाए गए? तो राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए गए। ये जानते रहिएगा, सिक्कों पे राजा और रानी का चित्र अंकित है। राजा रानी को सिंदूर दान करते हुए दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये सिक्का राजा और रानी प्रकार का है। तो ये जानते रहिएगा। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जान लीजिएगा कि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ महोदय ने कहा है। किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ महोदय ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये कहा जाए कि दक्षिण भारत के शासकों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन किया? तो राज्यग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया था। और उत्तर भारत के शासकों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन किया? तो राज्यग्रहण राज्य प्रशोभोधरण की नीति का पालन किया। तो दोनों नीतियों के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद किसने वीणा वादन प्रकार के सिक्के चलाए? ये पूछा जाएगा। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है,
जो ये दर्शाता है कि वो संगीत प्रेमी था, संगीत से अतिशय लगाव था। संगीत वीणा वादन प्रकार के बारे में तो ये भी कहा जाता है इसने नारद के गुरु तुम्बरु को भी लज्जित कर देता था, इस प्रकार से ये वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त से और क्वेश्चन आएगा कि समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के किन पंक्तियों में हुआ है। तो समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय का जो उल्लेख होता है प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विदेशी शासकों के बारे में उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की किस पंक्ति में हुआ है, तो ये जान लीजिएगा 23वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आर्यावर्त के प्रथम अभियान के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति के 13वीं 14वीं पंक्ति से आर्यावर्त के प्रथम अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारे समुद्रगुप्त से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद अब आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य में देवराज देवश्री की उपाधि कौन धारण करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो देवराज देवश्री देवगुप्त की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य धारण करता था। किसके दरबार में नवरत्न, किसके दरबार से नवरत्न संबंधित हैं, तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित हैं। उन नवरत्नों के बारे में नाम भी पूछ सकता है, जैसे कि धन्वंतरी किसके दरबार से संबंधित है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित है। कौन व्याकरणाचार्य था, उन नवरत्नों में ये पूछ सकता है कि कौन व्याकरणाचार्य था, तो व्याकरण का भारुचि व्याकरण करता होता है। और कौन नक्षत्र शास्त्री था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वरामिहिर नक्षत्र शास्त्री था। कौन जादूगर था, तो जादूगर बेताल भट्ट था। और कौन कूटनीतिज्ञ था, तो घटकर पर ये कूटनीतिज्ञ था। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, ये जानते रहिएगा। और प्रभावती गुप्ता का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसके साथ किया था, तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसने किया था। पूना ताम्रपत्र लेख किसका है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा पूना ताम्रपत्र लेख जो है प्रभावती गुप्ता का है। और उसके बाद आइए देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में पूछ सकता है कि कुमारगुप्त की उपाधि कौन सी थी, तो कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य की थी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि महेंद्रादित्य किसकी उपाधि है, तो भी आप बता सकते हो कि कुमारगुप्त की उपाधि है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। भारत का रक्षक किसे कहा जाता है, स्कंदगुप्त को कहा जाता है। और किसने इसे भारत का रक्षक कहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो जाएगा हेमचंद्र राय। हेमचंद्र राय महोदय ने इसे भारत का रक्षक कहा है स्कंदगुप्त को। और दूसरा मिहिर कुल, हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल को किसने पराजित करने के बाद बंदी बना लिया था, तो ये हो जाएगा नरसिंहगुप्त बालादित्य ने। और किसके कहने पे उसने इसको छोड़ दिया था, मिहिर कुल को छोड़ दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी माता नायिका देवी के कहने पर इसने मिहिर कुल को छोड़ दिया था। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो एरण अभिलेख से मिलता है। और उसकी डेटिंग पूछ लेगा एरण अभिलेख कब का है, तो 510 ईस्वी का है। और गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन था, अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो ये जानते रहिएगा गुप्त वंश का जो आखिरी शासक था वो विष्णुगुप्त था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।